गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई क्लास 10th की इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले पोएट्री ली है। आज की जो पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है। आज के वीडियो में हम देखेंगे लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन, देखेंगे फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन, साथ साथ पोएम की जो राइमिंग स्कीम है जिससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, उसकी थीम समरी देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड क्लासेस के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में वो है फिगर ऑफ स्पीच या जो लिटरेसी टर्म्स या डिवाइस है उससे रिलेटेड। तो आज इस पोएट्री की हम वो सारी डिवाइसेस देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखें, पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले देख लेते हैं डस्ट का मीनिंग और स्नो। स्नो एज यूजुअल जैसे कि हम बर्फ को बोलते हैं आइस, और डस्ट का मीनिंग यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं है, सैंड नहीं है, इसका मीनिंग है गिरना या पोर होना। क्लियर है? देखिए, ये जो है नेचर से रिलेटेड एक पोएम है जो हमारी जो मानसिकता है उसको दर्शाती है। ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें जो है सिंबॉलिक जो इंसिडेंट है उनको डिस्क्राइब किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जो कवि हैं वो हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़े हैं और वो बहुत ही उदास हैं और वो सोचते हैं कि उनका जो दिन है वो बहुत खराब हो चुका है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो सोच है कि मेरा जो दिन है वो खराब हो चुका है, वो वाली सोच उनकी चेंज हो जाती है और वापस से उनमें पॉजिटिविटी आती है। तो जिस तरह से आपने भी कई बार देखा होगा कि हम अपने आसपास के जो सिनेरियो है उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कई चीजें हम फॉलो करते हैं, लाइक बैड ओमेन मानते हैं या इल ओमेन हम फॉलो करते हैं। लाइक जब हम घर से बाहर जा रहे हैं, अगर कोई स्नीच कर देता है या फिर कैट हमारे सामने आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बैड ओमेन मानते हैं कि इससे हमारा काम हो नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो नेचर है वो हमारी हर परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। तो आज की जो पोएम है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो सोच है वो आपको आगे तक लेकर जाती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब देखिए, हेमलॉक जो ट्री होता है जिसे आप धतूरे का पेड़ भी कह सकते हैं, हेमलॉक ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि एक हेमलॉक ट्री जो होता है एक तरह से बैड ओमेन माना जाता है, जो कि पॉइजनस का सिंबल होता है। तो ये एक बुरे शगुन के प्रतीक का रूप होता है। उसी तरह जो क्रो होता है उसे भी हम लोग एक तरह से बैड ओमेन या इल ओमेन से जोड़कर देखते हैं। द वे ए क्रो, अब देखिए द वे अ क्रो, इसमें फर्स्ट लाइन ध्यान से देखिए। द वे अ क्रो, जिस तरह से एक जो क्रो है उसने शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरह से उसने हिलाया मेरे ऊपर जो है डस्ट। डस्ट से मीनिंग यहाँ पर आता है भाई गिराई, बर्फ जो है वो गिराई। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री जो धतूरे का पेड़ है उस पे जमी हुई जो बर्फ है, जिस तरह से उसने मेरे ऊपर गिराई। अब देखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है, इसके डीप सेंस को समझिए। यहाँ पर हमने बात की कि बहुत ही जो है विंटर सीजन है, पेड़ों पर जो स्नो जमी हुई है उससे हमने यहाँ पर पता लगाया कि विंटर सीजन है। तो विंटर, ऑब्वियस बात है विंटर सीजन में बर्फ गिर रही है
और चुपचाप एक जो कवि है, जो पोइट है, वो उस पेड़ के नीचे खड़ा है और वहीं पर उसी पेड़ पे, हेमलॉक ट्री पे, एक जो क्रो है वो बैठा हुआ है। बर्फ एकदम ठंडी और बहुत ही सॉफ्ट है। और जो पोइट है उसका जो मूड है वो ठीक नहीं है, यानी क्या है, उखड़ा हुआ है। तो आपको कैसा पता, द वे, आपको यहाँ पूछा जाएगा कि हाउ यू फाइंड आउट दैट द पोइट वर डिस्टर्ब। यहाँ पर उसने पोइट डिस्टर्ब है, इसका हमें इस बात से इंडिकेशन मिलता है कि उसने यूज किया है एक तो हेमलॉक का और एक क्रो का, जो कि जो बैड ओमेन है उसके सिंबल है। तो इन दो चीजों से हमें पता चलता है। अब देखिए उसने ओक, मैपल, पाइन, इस तरह के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, उनका यहाँ पर यूज नहीं किया, उसने यूज किया हेमलॉक का। हेमलॉक ट्री जो है वो विष का प्रतीक है, जहर का प्रतीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो उसका मूड है वो ठीक नहीं है। शुक डाउन, अब इसमें आता है द वे। अब फर्स्ट इसको देखिए, द वे, जिस तरीके से क्रो ने हिलाया। अब देखिए, चाहे उसने कोई मूवमेंट करी है, या तो वो जो क्रो है वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उस प्रोसेस में जो पेड़ है वो थोड़ा सा हिलता है और बर्फ नीचे गिरती है। या फिर उसने अपने जो पंख है वो फ्लैप किए होंगे, तो उस वजह से जो बर्फ है वो नीचे गिरी होगी। तो ये मेंशन नहीं है कि वो कौन सा वे है, कौन सी उसकी मूवमेंट है जिस वजह से ये जो बर्फ है वो कवि के ऊपर आकर गिरती है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि वो कौन सा वे है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया। द वे फर्स्ट, इसके डीप सेंस को समझिए। डस्ट से मीनिंग, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि डस्ट मीनिंग होता है धूल या मिट्टी नहीं है, यहाँ पर है पोर होना या गिरना। हेमलॉक ट्री, धतूरे का जो पेड़ है, वो बैड ओमेन का यहाँ पर प्रतीक है। तो एक सर्दियों का मौसम है और जो पोएट है हेमलॉक के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है। सडनली एक जो क्रो है वो पेड़ को हिला देता है, और जैसे ही वो बर्फ जो है पोइट के ऊपर गिरती है वो बहुत ठंडी और उसे बहुत सॉफ्ट लगती है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक चेंजेस आता है पोइट में कि उसका जो मूड है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा में देखिए, सेकंड स्टेंजा में जो पोइट है, हैज given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued, यानी जो मैंने बर्बाद कर लिया, बेकार कर लिया। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन विच थिंग हैज गिवन माई हार्ट, यानी वो एक जो सिंबल है, वो जो एक कनेक्शन है जो उसके हार्ट तक जाता है, जो उसके मन को बदल देता है। चेंज ऑफ मूड, उसके जो मूड को बदल देता है, यानी जहाँ वो ये सोच रहा है, उसका मूड जो है पहले बहुत ही ज्यादा क्या होता है, खराब होता है, लेकिन जैसे ही वो सॉफ्ट जो स्नो है उसके ऊपर आती है, वो उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रो है वो क्या है, उसके लिए एक तरह से सेवियर है। सेवियर यानी उसके मूड को चेंज कर देता है, उसे यूटिलिटी आसपास की समझाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, यानी और मेरा वो जो दिन है वो उस कौवे ने बचा दिया जो कि मैं बर्बाद करने जा रहा था। क्लियर है? तो ये था, ये पोयम थी। इसमें देखिए सबसे पहला तो यही आता है कि when he decided his mind that the particular way would go to the west, however the shower to dust like snow on his shoulder changed his mind। किस तरह से, जैसे वो सोचता है, बहुत ही उदास और दुखी होकर बैठता है, लेकिन अचानक जैसे ही उसके ऊपर वो जो स्नो फ्लैक्स आती है, उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है।
and the poet feel that the day had not been a complete waste. तो लास्ट में वो क्या सोचता है कि अरे मेरा जो टाइम है वो बच गया, कम्प्लीटली वो वेस्ट नहीं हुआ. At last some part of that day had been pleasant, since it had given him a new experience. Which is the new experience? Experiences जब हम बहुत उदास होते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेचर है वो ट्राई करती है हमारे माइंड सेट को चेंज करने की. जो इतने भी बैड ओमेंस होते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फॉलो किया होगा कि आज मेरा एग्जाम है, मेरा ये जो ब्लू पेन है, मेरा जो रेड वाला पेन है वो मेरे लिए बहुत लकी है, करते हैं ना कई बार. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये बैड ओमेन होती है. ट्रेजर एज वेल एज द मटेरियल फॉर द अनदर वन ऑफ हिज वंडरफुल पोएट्रिक कंपोजिशन. क्लियर है? तो यहाँ पर कवि इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो यही है कि छोटी से छोटी घटना भी हमारी मानसिक दशा में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती है और हमारा मूड बदल जाता है. इसी तरह हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, अगर हम भी आसपास की चीजों से, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम अपना काम करें, तो हमारी सोच भी किसी न किसी वजह से बदल सकती है. और जो बचे हुए दिन को वो कभी किस में यूटिलाइज लेता है? अपने बचे हुए दिन को वो काम में लग जाता है, उसी क्रो की जैसे. क्लियर है? तो ये थी हमारी पोएम, लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन थी, इसकी समरी थी, इसका जो डीप सेंस था, एक एक वर्ड मैंने आपको बताया है. नेक्स्ट आता है अपना, अब देखिए इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. राइमिंग स्कीम आपकी ए बी, फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें ए बी देखिए, क्रो, स्नो, क्लियर है, मी और ट्री, क्लियर. तो ये ए बी. और नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेंजा में हार्ट, ये देखिए हार्ट एंड पार्ट, तो ये हो गया सी. और मूड, रूड, डी, तो ये क्या बन गया? सी डी. क्लियर है? तो ये इसकी राइमिंग स्कीम थी. नेक्स्ट आता है फिगर ऑफ स्पीच. अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच में हम अगर बात करें तो इसमें है मेटाफोर. देखिए हमने बात करी हैमलेट ट्री और क्रो की, तो उसी तरह से इससे हमें पता चलता है कि इसमें जो पोएट्रिक डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी है? मेटाफोर. क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका अलिट्रेशन. अब देखिए अलिट्रेशन में हमने देखा था एक जो चेंजेस होता है. अब इसमें देखिए हैज, हार्ट, रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पोएट्रिक डिवाइस, हो गई हमारी अलिट्रेशन. क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजामेंट. ये ध्यान से देखिएगा. एंजामेंट क्या होता है? जब आपका जो है सेंटेंस जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, 3 या 4 लाइन तक चलता रहता है, दैट कॉल्ड द एंजामेंट. अब इसमें हमें देखना है फर्स्ट यहाँ से द वे एक्रो से लेकर यहाँ पर फ्रॉम में हेमलॉक ट्री तक चल रहा है. नेक्स्ट फुल स्टॉप हमारा लास्ट में आता है, दैट मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिले हैं. इसका मीनिंग है ये जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ एंजामेंट. क्लियर है? तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो सॉर्ट आउट हुई होगी. तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए एल के लर्निंग को. हैव ए नाइस टाइम. थैंक यू.